हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सर? तो आज हम यहाँ पे सर्कल्स के अलग अलग इक्वेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम अलग अलग इक्वेशंस तो देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्पेशल केसेस हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इस तरह के सवाल आपके जेई में काफी रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से यहाँ पर अंडरस्टैंड करें एंड फर्दर प्रैक्टिस भी यहाँ पर अपनी जारी रखें। मैथमेटिक्स के अंदर जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होता है। एंड स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका यहाँ पर सेक्शन है, ये आपको ज्यादा सरप्राइजेस नहीं प्रोवाइड करता है इन योर पेपर, बिकॉज आप जिस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली मॉड्यूल्स में या पीवाईक्यूज में देखते हैं, ऐसे ही सवाल आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में भी नोटिस करोगे। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं अलजेब्रा के टॉपिक्स को कंपेयर करूं, पीएनसी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बायनोमियल हो गया, तो वहां पर आपको थोड़े ज्यादा सरप्राइजिंग सिनेरियोज देखने के लिए मिल सकते हैं, जहां पर आपको लग सकता है कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम पड़ रही है। लेकिन जो आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इट एक्चुअली हेल्प्स यू लॉट इन गेटिंग दोज एक्स्ट्रा मार्क्स। सो मेक श्योर कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छी तरीके से यहाँ पर रेडी करें। इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं। सर्कल हम क्या है बेसिकली यहाँ पर किस तरह से डिफाइन करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। सो सर्कल एक ऐसा फिगर है जो एक पॉइंट का पाथ डिफाइन कर रहा है। वो जो मूविंग पॉइंट है वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो एक इस तरह का अगर मैं यहां पे ज्योमेट्री क्रिएट करता हूं जिसको हम लोकस कहते हैं, देन द फिगर दैट आई क्रिएट इज दैट ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। कि हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट को अगर सर्कल का सेंटर कहते हैं, एंड ये जो फिक्स डिस्टेंस पे आपका पॉइंट बेसिकली मूव कर सकता है उसको अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को आर रेडियस कहते हैं, देन ये हमारे सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो गए, ठीक है ना। सर्कल क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्रिएट कैसे हुआ है, एक पॉइंट के मूवमेंट से क्रिएट हुआ है। वो पॉइंट क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि किसी एक फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। सो दिस वी हैव यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। ये सारी चीजें सर्कल के बारे में तो हमें पता ही है, हमें बस इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब हमें इक्वेशंस को बेसिकली यहां पर जो लिखना स्टार्ट करना है, बट फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर्कल हम बचपन से जानते हैं कि सर्कल एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है ना। सो इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल आइडिया है कि अगर मेरे पास में सेंटर है, मेरे पास में अगर रेडियस है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा नजर आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ऑब्वियसली हमारे पास में कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए, दैट इज दिस कि यार सेंटर एग्जैक्टली आपने कहां पे इमेजिन किया है और रेडियस आपने कितना यहां पर अवेलेबल कराया है, ठीक है ना। सो मे बी दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट वुड लाइक टू हैव, जहां पे सेंटर अभी हम मान के चलते हैं कि आपका ओरिजिन पे है। ये आपका स्पेशल केस है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, एंड रेडियस मान लेते हैं आर के बराबर है, ठीक है ना। तो सेंटर अगर आपको ओरिजिन पे है, 0,0 पे है, एंड अगर आप एक मूविंग पॉइंट पी मानते हो जिसका कोऑर्डिनेट लेटर से x, y से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो हम क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो O से लेके P तक का डिस्टेंस है वो बेसिकली R के बराबर हमेशा रहना चाहिए। यही आपके सर्कल की डेफिनेशन है। सो यहां पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? x - 0 का होल स्क्वायर, उसके साथ में आ जाएगा y - 0 का होल स्क्वायर, एंड अंडर रूट के अंदर ये क्वांटिटी लेने पे आपको R मिलना चाहिए। सो यू कैन स्क्वायर बोथ साइड्स, एंड आपके इसमें यहाँ पे एक सिंपल सा इक्वेशन जनरेट हो रहा है which is basically x square plus y square is equal to r square, जो सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट है सर्कल के इक्वेशन का। ऑलराइट, x square plus y square is equal to r square। ये कब है? जब हमने पहला केस यहां पे कंसिडर किया है। फर्स्ट केस इज बेसिकली दिस, जहां पे आपका सेंटर ओरिजिन पे हमने माना है, ठीक है ना। लेकिन हर बार सेंटर ओरिजिन पे तो होगा नहीं, तो हम यहां पर इसका एक थोड़ा जनरलाइज्ड वर्जन भी निकालना होगा। सो जनरलाइज्ड वर्जन में हम कह रहे हैं कि अच्छा, सेंटर लेटर से मान लेते हैं कि आपका x1 y1 पोजीशन पे है, ठीक है। सो लेट अस से आपका सर्कल है कुछ ऐसा जिसका सेंटर अब ओरिजिन नहीं है, उसका सेंटर है x1 y1, ठीक है। एंड फिर से आप यहां पर क्या कर रहे हैं कि आपका जो रेडियस है उसको तो r के बराबर ही मान रहे हैं, राइट। सो अगेन दिस p पॉइंट एंड देन c सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी भी आप r के बराबर मेंटेन करना चाहोगे, तो रादर देन हैविंग OP इज इक्वल टू r, इस बार आप बोलोगे कि CP हैज टू बी इक्वल टू r। और CP का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगेन डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से, ये तो आपको मूविंग पॉइंट है तो इसको मैं x, y नाम दूंगा। ये आपका फिक्स पॉइंट है जिसको हमने x1 y1 नाम दिया है। सो CP कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, और ये अगर r के बराबर है तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, एंड ये सेंटर रेडियस फॉर्मेट में आपका सर्कल का इक्वेशन जनरेट करके देगा, विच इज x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है ना। सो अगर आपको कोई दे देता है कि सर्कल का सेंटर कितना है, रेडियस कितना है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट यहां पे आएंगे, रेडियस यहां पे आएगा, सब्स्टिट्यूट करके, है ना। अगर आप अपनी इक्वेशन को ओपन करते हो तो वॉट एवर यू गेट विल बी द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है ना। ये है हमारा सेकंड सिनेरियो। ऑलराइट, सो इसको हम कहते हैं सेंटर रेडियस फॉर्मेट, राइट। अब इसी से हम यहां पे इंस्पिरेशन लेके क्या करना चाहते हैं, एक और फॉर्मेट पढ़ना चाहते हैं जिसका नाम है जनरल फॉर्म, ठीक है ना। इन जनरल अगर मैं सर्कल को लिखना चाहता हूं तो कैसे नजर आएगा? जैसे इन जनरल अगर मैं स्ट्रेट लाइन को लिखता हूं तो ax + by + c = 0 आता है।
लिखने के लिए तो हम यहाँ पर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन भी लिखते हैं, जिसको हम पॉइंट स्लो फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसी को हम थोड़ा सा अगर अच्छी तरीके से लिखें, ओपन करके लिखें ब्रैकेट्स को, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी आपके स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म बनता है। बिल्कुल उसी लॉजिक पे अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आपकी ये इक्वेशन तो सर्कल की है ही है, बट इन जनरल अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सब ब्रैकेट्स ओपन करके देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली फॉर्मेट कैसा बनेगा। दैट्स द ओनली थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है ना। सो वी ऑलरेडी नो कि ये एक सर्कल है, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर x1 y1 पे है और रेडियस r के बराबर है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अच्छी बात क्या है सेंटर रेडियस फॉर्मेट में, कि आपको सेंटर और रेडियस दिख रहा होता है कि ये x1 y1 आपका सेंटर है। कैसे निकालते हैं, इस ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो, इस ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो करके जो आपको वैल्यूज मिलती है एक्स और वाई की, वो आपके सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। एंड राइट हैंड साइड में जिस चीज का स्क्वायर है वो आपका रेडियस है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे सेंटर रेडियस है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख के ही बता सकते हैं। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव नाउ इज द जनरल फॉर्म, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बस ओपन कर लेंगे तो आप रियलाइज करते हो कि आपके इसमें एक तो एक्स स्क्वायर यहां से आएगा, एक वाई स्क्वायर यहां से आएगा, उसके साथ में एक टर्म आएगा यहाँ पे 2ab वाला टर्म यहां से एंड 2ab वाला टर्म यहां से, एंड उसके साथ साथ आपको x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और r स्क्वायर का कॉम्बिनेशन भी मिलने वाला है, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर एंड देन माइनस r स्क्वायर, दिस हैज टू बी इक्वल टू जीरो। सो इन जनरल आप अगर इक्वेशन को ओपन करते हो तो इस तरह से कुछ आपको नजर आने वाला है, ठीक है ना। अब लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे इतने सारे ये कॉन्स्टेंट्स अलग अलग थोड़ी ना देखोगे, यहाँ पर कोई एक वैल्यू लिखी होगी 10, 5, 2 जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोई एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट क्यों बनेगा, क्योंकि आपको सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो ऑब्वियसली इनको सबको सिंप्लीफाई करके आपका कांस्टेंट क्वांटिटी बन रहा है। वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो आपके इसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक एक्स वाला टर्म है, एक वाई वाला टर्म है, एंड देन यू हैव टर्म जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों ही नहीं है, मतलब उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सो यही आपका जनरल फॉर्मेट होगा जिसके अंदर ये 5 टाइप के टर्म्स आएंगे, एक एक्स स्क्वायर आएगा, एक वाई स्क्वायर आएगा, फिर एक एक्स वाला टर्म होगा, एक वाई वाला टर्म होगा और एक कांस्टेंट टर्म भी आपके इसमें होगा। अब इस चीज को लिखने के लिए हमने यहां पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अल्टीमेटली फिर डिफाइन किया है, इट लुक समथिंग लाइक दिस कि एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और यहां पे हमने एक्स के साथ में 2gx एंड y के साथ में 2fy इस तरह से बेसिकली लिखने का डिसाइड किया है, एंड कांस्टेंट टर्म को हमने c से रिप्रेजेंट करने का सोचा है, ठीक है ना। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड आइडिया इन विच वी बेसिकली राइट दिस, जिसकी आपके उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो स्ट्रेट लाइंस के अंदर था, है ना, एक फॉर्मेट अगर मैं आपको बताऊं तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट था, ठीक है ना, विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। तो वहां पे आपने m ही क्यों लिया या c ही क्यों लिया, उसको उसकी जगह कुछ और भी ले सकते थे, y इज इक्वल टू ax प्लस b भी ले सकते थे, ठीक है ना, तब भी बात तो वही होती। लेकिन अब mx प्लस c हो गया है डिफाइन, हम भी उसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो बोलते समय अच्छा लगता है कि m आपका स्लोप है ना, c आपका इंटरसेप्ट है। वैसे यहाँ पे हम अगर बोल रहे हैं तो हमें यहाँ पर अब ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी इक्वेशन बार बार जो है अगर रिकॉल करनी है, देन दिस इज द फॉर्मेट दैट वुड लाइक टू रिमेंबर कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि आप कोई सा भी सर्कल इस दुनिया में लिखना चाहो, जो यहां पर वैल्यूज आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे वो केवल g, f और c का ही वैल्यू है, बाकी स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहां पे सर्कल का इक्वेशन हमेशा ऐसा ही नजर आएगा, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट। एंड अब यहां पे लेकिन प्रॉब्लम समझने की बात यहां पर जरूरी है कि यार प्रॉब्लम क्या होगा। देखो आपके पास में अगर इस तरह से सर्कल लिखा हुआ है तो x1 y1 सेंटर और r रेडियस है, ये आपको एकदम बताते आ रहा है सामने वाले को, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज अगर लिख दिए हैं तो आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि इसका सेंटर तो x1 y1 ही होना चाहिए था और इसका रेडियस तो r ही होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे वो वैल्यूज को हमने छुपा दिया, हमने यहाँ पे उसकी जगह कुछ और लिख दिया है। अगर ये वाली इक्वेशन भी लिखी हुई होती तो हम यहाँ पे मान सकते थे कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे एटलीस्ट सेंटर वगैरह देख पा रहे हैं कि कैसा बनेगा। सो व्हाट वी वांट इज कि अगर हम इसको याद करना चाहते हैं एज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि करना ही है, तो इसके साथ साथ इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में सेंटर कैसे निकलेगा और रेडियस कैसे निकलेगा वो फॉर्मुलेस भी हमने याद करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो छुप गए हैं, उसको हमने छुपा दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि यार आपका सेंटर कहां पर है एंड रेडियस कहां पर है, ठीक है ना। सो अभी इस पेज के ऊपर क्योंकि दोनों ही चीजें लिखी हुई है तो हम कंपेयर कर सकते हैं और यहां से फॉर्मेट जनरेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपका जो -2x1 है वो 2g के बराबर है, -2x1 आपका 2g के बराबर है, एंड वैसे ही -2y1 आपका 2f के बराबर है। तो यहां से x1, y1 जो आपका सेंटर है, जो आपका सेंटर x1 y1 होना चाहिए था, अब मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, x1 का वैल्यू एक्चुअली -g के बराबर है एंड y1 का वैल्यू -f के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो सेंटर निकालने के लिए इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको यहां पे -g -f आंसर बताना है। और अगर आप इक्वेशन के साथ में कंपेयर करके एक स्टेप याद रखना चाहते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको याद रखो कि आपके x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं
उनको -2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो आपका सेंटर है। समझे? -g-f कब आएगा? अगर ये आपकी स्टार्टिंग इक्वेशन है तो आप सेंटर तक अगर पहुंचना चाहते हो तो सेंटर क्या है आपका -g-f है। तो कैसे आ रहा है? आप x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर रहे हो और y के कोएफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड कर रहे हो, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज जनरेटिंग योर सेंटर। ठीक है ना? तो ये स्टेप ध्यान रखना। और वैसे ही अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो मुझे यहां पर अब क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पे बोलना पड़ेगा कि यार हमने तो ये पूरा का पूरा जो तीनों का कॉम्बिनेशन है इसको किससे छुपा दिया था? c नाम के कांस्टेंट से छुपा दिया था। तो हमें पता है कि c जो है वो क्या है? वो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के बराबर है। ठीक है ना? सो दो काम कर रहे हैं, एक तो c को उस तरफ, r को इस तरफ, और x1 y1 के प्लेस में -g-f रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है ना? क्योंकि वो तो है ही यहां पे। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -g का स्क्वायर माइनस f का स्क्वायर एंड देन -c। मतलब r की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट। ठीक है ना? सो ये आपका फॉर्मूला बन गया है रेडियस का। मतलब जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप जनरल इक्वेशन अपने सामने नोटिस करेंगे तो आप सेंटर निकालने के लिए क्या करोगे? पहले तो -2 से डिवाइड कर लोगे x और y के कोएफिशिएंट को, एंड देन इन क्वांटिटीज का ही स्क्वायर करके कांस्टेंट टर्म जो आपको नजर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे और अंडर रूट लेने पे आपको रेडियस मिल जाएगा। ठीक है ना? सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इन जनरल सर्कल की इक्वेशन में और एक बात अगर आप नोटिस करना चाहें तो वो ये है कि आपके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट हमेशा बराबर होंगे। ठीक है ना? अब क्या होता है, कभी कभी यहां पर c का वैल्यू अगर लेटर से आपका फ्रैक्शन है, लेटर से फ्रैक्शन आया 9/2, सो 9/2 अगर आपको नहीं लिखना तो आप यहां पर क्या करते हो कि यार पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो। ठीक है ना? तो उस केस में आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना दिख के 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर दिखता है, विच वी कैन स्टिल एक्सेप्ट एज द ओके सिचुएशन। ठीक है ना? बट क्या नहीं चलेगा कि यहां पे एक्स स्क्वायर और यहां पे 2y स्क्वायर है, ऐसा नहीं चलेगा। सर्कल की इक्वेशन में या तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखना चाहिए, दैट इज द बेस्ट सिनेरियो। अदरवाइज अगर कोएफिशिएंट दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के तो आपके कोएफिशिएंट्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना? ये सर्कल की इक्वेशन आप अभी से बात नोटिस कर लो, क्योंकि हमने जिस तरह से सर्कल की इक्वेशन यहां पे अपने लोकस के डेफिनेशन से कैलकुलेट करी, उसी को ओपन किया, तो ओपन करके हमें दिख रहा है ना कि यार यहां पे 1 1 आ रहा है। ये बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की, 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो, तो हम इक्वल कोएफिशिएंट्स यहां पे तब भी अलाउ कर सकते हैं। ठीक है ना? सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें यहां पे ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आगे चल के हम कोनिक सेक्शंस भी पढ़ने वाले हैं। सो कोनिक सेक्शंस की भी इक्वेशन ज्यादा अलग नहीं होती है। इन जनरल अगर आप कोनिक सेक्शन की इक्वेशन देखते हो तो उसके अंदर एक दो टर्म्स और आप यहां पे इंक्लूड कर लो, जैसे कि आपके इसमें एक्स वाई वाला भी टर्म आ जाता है। ठीक है ना? एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं, राइट? बट इन जनरल वो भी क्या है, 2 डिग्री का ही एक कर्व बेसिकली अल्टीमेटली आपका कोनिक सेक्शन क्रिएट होता है। सो डिफरेंसेस यहाँ पे नोटिस करते रहना जरूरी है। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट इक्वल होता है एंड एक्स वाई वाला टर्म नहीं होता है। ठीक है ना? कहीं पर भी x इंटू वाई वाला टर्म आपको नजर नहीं आ रहा है। सो ये आपका जनरल इक्वेशन का कंप्लीट डिस्कशन है, इसको ध्यान से देख लो। सर्कल की इक्वेशन ऐसे नजर आती है, सेंटर -2 से डिवाइड करके आता है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करके सेंटर आता है, एंड रेडियस के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ऑलराइट, सो इफ दिस इज डन तो हम एक फॉर्म और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मेट है बेसिकली डायमीटर फॉर्मेट। डायमीटर फॉर्मेट ये कहता है कि अगर मेरे पास में किसी एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन है, किसी एक डायमीटर के एंड पॉइंट का इंफॉर्मेशन, तो उस सर्कल की इक्वेशन में कैसे डायरेक्टली लिख सकता हूं। ऑब्वियसली आपके इसमें यहाँ पे डायमीटर के एंड पॉइंट से तो आप एक तो ये प्रोसेस अपना सकते हो कि सेंटर निकाल सकते हो दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके, एंड देन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी, तो आप आधा कर देना उसको तो रेडियस आ जाएगा। तो सेंटर रेडियस फॉर्मेट आप उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो काफी टाइम टेकिंग है, कंसिडरिंग कि हमारे पास में एक दूसरा रास्ता है। वो क्या है कि अगर मेरे पास में कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई करने वाला मैं कंसिडर करता हूं एक मूविंग पॉइंट, तो आपको पता है कि यार ये बेसिकली सेमी सर्कल के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट होगा, कंसिडरिंग ए बी आपका यहाँ पे डायमीटर है। ठीक है ना? तो आप यहां पर बेसिकली इस एंगल को 90 डिग्री डेफिनेटली नोटिस कर पा रहे हो। ठीक है ना? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है ना? और अगर 90 डिग्री है तो हम यहां पर बेसिकली दोनों जो लाइंस के स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 है, ऐसा भी यहां पे लिख सकते हैं कि आपका स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP ये फॉर श्योर -1 के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना? और इसको अप्लाई करने में कोई खास दिक्कत नहीं है। ए से लेके P तक का अगर आपको यहां पे स्लोप लिखना है तो ये कितना हो जाएगा आपका y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, और वैसे ही आपके यहां पर वैल्यू कितना आ जाएगा y माइनस y1
अपॉन x माइनस x1, ये स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 कर दिया, तो अगर उस तरफ जाता है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड में माइनस साइन के साथ में x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 आपको मिल रहा है। ये वाला टर्म अगर इस तरफ उठा के ले आता हूं तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी बड़ी सिमेट्रिक सी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, और यही डायमीटर फॉर्मेट में आपकी सर्कल की इक्वेशन है, जिसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है ना। x1 y1 x2 y2 अगर आपके एंड पॉइंट्स है, देन दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव डन इट। ऑलराइट, सो ये दूसरा तरीका है अपनी सर्कल की इक्वेशन डायरेक्टली निकालने का, है ना। इसको भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पे वो सेंटर रेडियस नहीं लगाना पड़ेगा ना, अदरवाइज कर तो सकते ही हो, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज इजियर एंड अ डायरेक्ट फॉर्मूला। ऑलराइट, सो यही 3 फॉर्मेट्स हैं, लेकिन अभी आगे चल के हम स्पेशल केसेस भी पढ़ना चाहते हैं, सो स्टिल अ बिट ऑफ थ्योरी रिमेन्स टू बी लर्न, बट अभी यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर अपना जो है डिस्कशन प्रोसीड करते हैं, एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लाइन जो है ये मीट करती है एक्सिस को ए और बी पे, ऐसा दिया है, ठीक है ना। तो लाइन की इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से लिखने का तरीका क्या है कि 21 से डिवाइड कर सकता हूं, तो आपकी लाइन क्या हो जाएगी, x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये कौन सा फॉर्मेट है लाइन का, डबल इंटरसेप्ट फॉर्मेट है, मतलब ये क्लियरली बता रहा है कि x इंटरसेप्ट 7 और y इंटरसेप्ट 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये मीट करती है एक्सिस एट a एंड b। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू o, a एंड b वेयर o इज ओरिजिन। सो सर्कल की इक्वेशन जो आपको निकालनी है ना, उसकी कंडीशन हमें यहां पे अब समझ में आ चुकी है। द फिगर शुड बी समथिंग लाइक दिस। यहां पर आपका जो इंटरसेप्ट है 3 एंड 7, है ना, ऐसा कुछ इंटरसेप्ट है, तो यहाँ का इंटरसेप्ट लंबा है, यहाँ का इंटरसेप्ट थोड़ा सा छोटा है। अब हमें एक सर्कल निकालना है जो कहां से पास हो रहा है, एक ऐसा सर्कल निकालना है जो बेसिकली इन सभी पॉइंट से आपको पास होते हुए नजर आ रहा है। ऑलराइट, ओके, मे बी समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है ना, कि आपका जो सर्कल है तीनों ही पॉइंट से पास हो रहा है, ओरिजिन से भी पास हो रहा है, इस पॉइंट से भी पास हो रहा है और इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, ठीक है ना। इसका नाम अगर हमने ए रखा है, इसका नाम बी रखा है, इसका नाम हमने ओ रखा है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट वी हैव टू फाइंड, है ना। सो आपका यहां पर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि यार आपके पास में बेसिकली जो डेटा अवेलेबल है वो क्या है अल्टीमेटली, कि यार आपका 7 एंड 3 क्या है, इंटरसेप्ट के वैल्यूज हैं, मतलब ये 7 लेंथ पे इंटरसेप्ट क्रिएट करेगा, मतलब ये पॉइंट आपका 7,0 होगा, ये आपका 3 लेंथ पे इंटरसेप्ट क्रिएट करेगा, मतलब ये 0,3 होगा। सो व्हाट वी हैव आर बेसिकली डायमीटर के अपोजिट एंड पॉइंट्स। क्या है हमारे पास में, डायमीटर के अपोजिट एंड पॉइंट्स है। ये हम कैसे गारंटी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो ए बी कॉर्ड है ये सर्कमफरेंस के ऊपर कितना एंगल बना रहा है ना, क्योंकि ओरिजिन से भी पास कर रहा है ना, तो सर्कमफरेंस के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, which makes AB as the diameter of this particular circle। अब अगर AB आपका इस पर्टिकुलर सर्कल का डायमीटर है, राइट, सो डायमीटर फॉर्मेट में हम अपनी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। बस यही आंसर। सो अगर आपको पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मेट है, तो सही टाइम पे सही फॉर्मेट लगा के आप काफी जल्दी आंसर निकाल सकते हो। सो फाइनल आंसर हैज टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। डन, आ जाएगा करते इस तरह के सवाल। चलिए और एक सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। यहां पर देखो क्या हो रहा है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, है ना, इंस्क्राइब्ड मतलब वर्टिसेस बेसिकली जो है आपके वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल दिस इज 27√3 स्क्वायर यूनिट्स, देन सी का वैल्यू कितना होना चाहिए ये हमें निकाल कर बताना है। सो इस तरह के सवाल आएंगे जहां पर ऐसा नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड बस पूछ लिया कि सेंटर और रेडियस निकाल के बताओ, या फिर सेंटर रेडियस दे दिया, सर्कल की इक्वेशन पूछ ली, है ना। ऐसे क्वेश्चंस नहीं एक्सपेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ यहाँ पर कोई सिचुएशन है जिसको हम बेसिकली समझ के, है ना, आगे प्रोसीड करना चाहते हैं विद द बेस नॉलेज जो हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन को ऑलरेडी है, राइट। ओके, सो हम यहाँ पे क्या जानते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली एरिया जानते हैं, तो यही हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि एरिया से क्या पता चल सकता है। एरिया से बेसिकली साइड लेंथ पता चल सकती है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि आपका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या है, √3/4a स्क्वायर, है ना, जिसकी वैल्यू हमें कितनी देके रखी है, जिसकी वैल्यू हमें 27√3 के बराबर देके रखी है, ठीक है ना। सो √3/4a स्क्वायर ये 27√3 के बराबर, अच्छा ये तो स्टेप है ही हमारे पास में, तो यहीं पे कर लें कैंसिलेशन, ठीक है ना।
यहीं पे कैंसिलेशन करवा लेते हैं, आपका √3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, ये उस तरफ जाएगा, तो आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर के अंदर 27 एंड देन 4, मतलब a का वैल्यू अल्टीमेटली यहां से देखो 9 तो बाहर आ ही रहा है, 9 बाहर आके 3 बनेगा, यहां से 4 बाहर आके 2 बनेगा, तो ये 6 हो जाएगा, √3 बेसिकली आपका यहां पर एडिशनली बचने वाला है, ठीक है ना। सो दिस बिकम्स अवर a का वैल्यू कितना, 6√3। ऑलराइट, सो आपके इसमें यहां पे ये जो a का वैल्यू निकला है, इससे अब हम क्या कर सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट अस कंसीडर द फिगर जो यहां पर बना हुआ है। मेरे पास में एक ऐसा ट्राइंगल है, मेरे पास में एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें साइड लेंथ मुझे पता चल चुकी है, अल्टीमेटली मुझे c निकालना है। c कहां पर है, यहां पर है। c अगर मुझे यहां पे निकालना है तो मैं यहां पे सबसे पहला थॉट तो ये लेके चल सकता हूं, ओके, पहला थॉट में यहां पर ये लेके चल सकता हूं कि यार जो मेरे पास में रेडियस है, अगर वो कैलकुलेट में समहाउ कर लूं, इस सर्कल का रेडियस अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, तो रेडियस के फॉर्मूले के अंदर मैं यहां पे सी नोटिस कर पाऊंगा, और रेडियस अगर मेरे पास में ऑलरेडी है तो रेडियस के फॉर्मूले में सी मिसिंग है, तो सी की इक्वेशन, सी मतलब वाली इक्वेशन सॉल्व करके सी निकाला जा सकता है। ऐसा कुछ हम यहां पे सोच पा रहे हैं, ठीक है ना। सो हम यहां पर अपना स्ट्रक्चर अगर क्रिएट करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो, चाहे आप यहां पे इसको एंगल बाइसेक्टर बोलो, चाहे आप मीडियन बोलो, फर्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे आपके क्या आएंगे, ये सारे के सारे आपके यहां पे सेम ही लाइंस बनने वाली हैं। आपका यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको आप मीडियन भी बोल सकते हो, इसको आप इन सेंटर भी बोल सकते हो, सर्कम सेंटर भी बोल सकते हो, तो एवरीथिंग इज सेम, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्योंकि बात चल रही है। सो ये वाला पॉइंट बेसिकली आपका यहाँ पे, लेट्स से मैं इसको सी से अगर डिनोट कर रहा हूं, ये अगर हमारे पास में एबीसी ट्रायंगल है, सो वी ऑलरेडी नो द लेंथ्स, है ना, एबीसी ट्रायंगल तो ऐसा करते हैं कि इसको ओ कर लेते हैं सेंटर को, ओके। सो आपके पास में यहां पर जो आ चुका है वो साइड लेंथ आ चुका है। अब साइड लेंथ आपके यहां पर क्योंकि 6√3 आया है, तो क्या मैं यहां पे इस लेंथ को 3√3 कह सकता हूं क्या, अगर मैं इस पॉइंट को डी कहता हूं, विच इज बेसिकली द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, या फिर कह सकते हो कि मिड पॉइंट ही एक तरीके से, तो आपके यहां पर ये लेंथ कितना आ जाएगा, 3√3 के बराबर आ जाएगा ना। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। 3√3 अगर आपको यहां पर मिल रहा है, तो उसके साथ साथ आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि यार ये जो है, यही तो आपका रेडियस होना चाहिए, जो आपका O से लेके C तक का डिस्टेंस है, यही आपका रेडियस है। ये सुनो, हम रेडियस क्यों निकालना चाह रहे हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि देखो रेडियस के फॉर्म में कहीं ना कहीं C इस्तेमाल होगा, तो वहां से हम C फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना, दैट इज द आइडिया। फर्दर हम यहां पे नोटिस करते हैं कि ये वाला जो एंगल, ये आपका कितना होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा, है ना, क्योंकि सारी चीजें सेम ही है, तो आप इसको एंगल बाइसेक्टर भी मान ही सकते हो, तो 60 डिग्री ब्रेक हो गया है 30 डिग्री में। एंड नाउ वी कैन बेसिकली डायरेक्टली राइट cos ऑफ 30 डिग्री, इजंट इट। वहां पे अगर मैं cos ऑफ 30 डिग्री लिखता हूं, तो आपका जो बेस है वो 3√3 के बराबर है, r आपका रेडियस है, यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 के बराबर आ जाएगी, 3√3 के साथ में इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं, सो r का वैल्यू आपका 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। सो r इज 6, ये हमें पता चला। अगर r की वैल्यू आपको 6 पता चली है, तो हमारे यहां पे काम आई गेस हो चुका है, क्योंकि इसका जो सेंटर है, अब हम यहां पर अपना जनरल इक्वेशन का जो नॉलेज अभी यहां पर लेके आए हैं उसको इस्तेमाल करेंगे कि इसका सेंटर कहां पर है, पहले ये बता दो मुझे। तो इसका सेंटर कहां पर जाएगा, सेंटर को अभी हमने O से रिप्रेजेंट किया है, हालांकि, है ना, इस क्वेश्चन में O से हमने सेंटर को रिप्रेजेंट किया है। क्या बोला था मैंने, -2 से डिवाइड करना है केवल, याद है, -2 से डिवाइड करोगे तो आपको यहां पे -5 मिलेगा, यहां पे -6 मिलेगा, तो यही आपका सेंटर है, ठीक है ना। फिर हमने यहां पे रेडियस के फॉर्मूले में क्या बोला था, रेडियस के फॉर्मूले में बोला था कि आप इनका ही स्क्वायर कर लिया करो। हालांकि फॉर्मूले के अंदर g² + f² है, लेकिन आप अगर -g और -f का स्क्वायर करोगे तब भी तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो पहले सेंटर निकाल लिया करो, फिर इनका ही स्क्वायर यहां पे यूज करना है, तो यहां पे 25 आएगा, साथ में 36 आएगा, एंड देन -c फ्रॉम द इक्वेशन। ये आपका रेडियस का बेसिकली यहां पर जो है स्ट्रक्चर बनना चाहिए। सो रेडियस एक्चुअली कितना है आपका, यहां पे 6 के बराबर है। सो इफ यू स्क्वायर, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो आपके पास में यहाँ पे 36 = 25 + 36 - c आ रहा है। सो 36 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो c का वैल्यू इसका मतलब 25 आपका इस क्वेश्चन में कंफर्म निकल रहा है, समझे। सो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। कहां से अभी हमने स्टार्ट किया, हमने पहले देखा कि यार डेटा जो दिया है उसको हम कैसे इफेक्टिवली यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमने ये भी नोटिस किया कि हमारे पास में कोई एक वैल्यू अगर आके रखी है ना, तो नेक्स्ट हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। तो वी रियलाइज कि आर फाइंड करना एक अच्छा, है ना, अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि आर अगर मैं फाइंड करता हूं तो फॉर्मूले के अंदर हम यहां पे जब देखते हैं तो सी कंसिडरेशन में आएगा, और किसी इक्वेशन में अननोन आएगा तभी तो वो कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई ये प्रोसेस हम इस्तेमाल इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। डन, चलिए, मतलब डी आंसर यहां पर कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस,
इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दैट देन द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल इज व्हाट। अब ये है आपका काफी जो है बढ़िया सवाल है, लेकिन इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका यहां पर ये है जो हमने स्ट्रेट लाइंस में सीखा है कि अगर मेरे पास में ट्राइंगल के वर्टिसेस अवेलेबल हैं तो मैं सर्कम सेंटर कैसे निकाल सकता हूं। याद है सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, ट्राइंगल के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वही आपका सर्कम सेंटर होता है। और सर्कम सेंटर से किसी भी एक वर्टेक्स की अगर डिस्टेंस आप निकाल लेते हो तो वही आपका सर्कम रेडियस होता है। तो सेंटर भी आ गया है, रेडियस भी आ गया है, तो सेंटर रेडियस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आप इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल निकाल सकते हो। बट वी वॉन्ट टू लर्न समथिंग जो अभी हमने इस लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है ना। जो इसके पहले हमारा जो दूसरा मेथड है जिसको अभी मैंने डिस्कस किया वो तो स्ट्रेट लाइन डिपेंडेंट ज्यादा अप्रोच है, ठीक है ना। वहां पे सर्कल का बस इतना सा ही इस्तेमाल है कि आप सेंटर निकालोगे, रेडियस निकालोगे, तो सेंटर रेडियस फॉर्मेट आप अप्लाई करोगे टुवर्ड्स द एंड। लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन को जहां पर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए होते हैं और आपको सर्कम सर्कल निकालना होता है, इसको सॉल्व करने का एक और अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप मान लो कि यार जो सर्कम सर्कल का इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ये है। ये पहले ही मान लो कि हमारा जो सर्कम सर्कल है वो ये है। अब आप यहां पे नोटिस करो कि जैसे मैंने आपको पहले भी यहां पर डिस्कशन के टाइम पे बताया था कि कोई सा भी सर्कल है इस दुनिया में उसके अंदर 3 ही अननोन्स आप चेंज कर सकते हो, g, f और c। तो अब यहां पे आपके पास में क्योंकि 3 अननोन से g, f और c जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है और हमारे पास में 3 इनपुट्स भी हैं जो उस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हम यहां पे 3 इक्वेशंस बना के 3 अननोन्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये काफी एक जो है इंटरेस्टिंग तरीका है 3 पॉइंट का इस्तेमाल करके सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है ना। सो इसको ऐसे भी स्ट्रक्चर किया जा सकता था। यहां पर जो है आपको ट्राइंगल और सर्कम सर्कल नहीं बोल के डायरेक्टली ये बोल सकते थे कि एक सर्कल है उसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो आप उस सर्कल की इक्वेशन निकाल के बताओ, ठीक है ना। वैसा अगर स्ट्रक्चर होता तो भी हम करते वही जो हम यहां पे करने वाले हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे 2, -2 इनपुट में डालेंगे। 2, -2 अगर मैं इनपुट में डालूंगा क्योंकि लाई कर रहा है ना उसके ऊपर, तो कितना आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा कितना, यहां पे 4g आ जाएगा, -4f आ जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन आ गई। जब मैंने यहां पर क्या इनपुट डाला है 2, -2, अगर मैं -1 इनपुट डालूंगा तो स्क्वायर करके 1, स्क्वायर करके 1, -2g यहां पे आएगा, -2f यहां पे आएगा, प्लस c आएगा इक्वल टू 0। फिर आपके इसमें जो इनपुट है दैट इज 5 and 2, 5 and 2 अगर मैं इनपुट डालता हूं तो यहाँ पे 25 बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10g, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4f, है ना, कितना 2 डाल के, एंड साथ में आ जाएगा c एंड ये हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है ना। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल जैसे भी आप सॉल्व करना चाहते हो वैसे आप सॉल्व करो, है ना, यू आर ओपन टू डू दैट। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूं कि इजियर क्या रहेगा, तो इजियर आपका ये आइडिया रहेगा कि आप पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो ताकि आपका c यहां पे हट जाएगा। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके यहां पे 3 मतलब 6 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करके यहां पे आपका 6g बनेगा, एंड यहां पे सब्ट्रैक्ट करके आपको -2f मिलने वाला है इक्वल टू 0, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप क्या कर सकते हो, 2 से कैंसिल करके आप यहां पे लिख सकते हो 3 + 3g इज इक्वल टू f, है ना। ऐसा एक सिंपल आपने कैलकुलेशन क्रिएट करवा लिया है। यहां पे g और f आपके बचे हैं, बाकी सब कुछ कट चुका है, ठीक है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो, फर्स्ट इंटरमीडिएट इक्वेशन, अदरवाइज तो इक्वेशन यहां पर भी बनी है। एंड देन सिमिलरली हम यहां पे अपना काम कर सकते हैं विथ द सेकंड सेट ऑफ इक्वेशंस। अगर आप इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा, यहां पर भी आपका c चला जाएगा। सब्ट्रैक्ट अगर करो तो ऊपर से नीचे कर लो, तो यहां पे आपके इसमें क्या है 29 है, 27 बचेगा, सो 27 कांस्टेंट बचा है। उसके अलावा यहां पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो यहां पे 12g आएगा, यहां पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपके उसमें 6f आने वाला है, राइट, एंड ये हो जाएगा इक्वल टू 0। सो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से डिवाइड करोगे तो आपके इसमें 9 + 4g + 2f इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन आपकी बन रही है, ठीक है। सो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन इक्वेशंस में क्योंकि g और f आपके दो ही अननोन से, तो इनको हम यहां पे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि f की वैल्यू ऊपर से उठा के हम यहां पे नीचे डालेंगे तो आपका कैलकुलेशन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स कंप्लीट दैट कैलकुलेशन। यहां पे ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा के यहां पे यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे सॉल्व करूंगा फर्दर तो मुझे यहां पे क्या मिलने वाला है, 9 + 4g + 2 टाइम्स ऑफ 3 + 3g इज इक्वल टू 0। तो टोटल g कितना हो जाएगा आपका, यहां पे 6 और 4 10, 10g हो गया। एंड देन उसके साथ में यहां पे कांस्टेंट अगर आप देखते हो तो 6 और 9 ये हो जाएगा आपका 15, एंड दैट्स व्हाई g का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। g का वैल्यू आ गया है -3/2 के बराबर।
जैसे आपका g का वैल्यू आया है किसी भी एक इक्वेशन में, अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो ऊपर वाले में ही कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, f का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर f कितना आ गया, f कितना आ जाएगा, f है आपका बेसिकली 3 + 3g के बराबर, एंड g का वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है -3/2 के बराबर। सो यहां पे अगर आप देखते हैं तो इसका वैल्यू भी -3/2 आ रहा है। सो f ऑल्सो कम्स आउट टू बी इक्वल टू -3/2। एंड अगर ये आ चुका है तो अब यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में डाल के हम c का वैल्यू निकालना चाहेंगे। सो ये वाली इक्वेशन छोटी लग रही है, इसी के अंदर डाल दें, ठीक है ना। तो आपका c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 2g + 2f है ना, उस तरफ भेज दिया मैंने, एंड देन इसको भी उस तरफ भेजेंगे तो -2 इसके बराबर है, ठीक है। सो हाउ मच दिस बिकम्स, ये हो जाएगा ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -8 एज द वैल्यू ऑफ c, राइट। सो दैट्स इट। आपको यहाँ पे 3 अननोन्स पता चल गए हैं, तो यहीं से आपका फाइनल आंसर भी आ चुका है। इसका मतलब कि जो आपके रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल की इक्वेशन है उसमें आपको क्या क्या नजर आएगा, रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल की इक्वेशन में x² है, y² है, फिर आपको यहाँ पे 2g लिखना था। सो 2g मतलब कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, -3x। फिर 2f मतलब कितना हो जाएगा, 2f मतलब यहां पर आपके पास में -3y हो जाएगा, है ना। एंड देन उसके साथ में c मतलब -8 आपका यहां पर वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। दैट्स इट। तो ये आपका जो तरीका है ये आप ध्यान रखें, है ना। कभी भी अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको करस्पॉन्डिंगली उससे पास होने वाला सर्कल निकालना है तो आप सिंपली वो तीनों पॉइंट्स जनरल इक्वेशन में डाल सकते हैं, राइट। चलिए, सो इफ दिस इज डन तो हम यहां पर आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर इंपॉर्टेंट आइडियाज, है ना, जो आप यहां पे इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ ही अगर सीख लेंगे तो बेस्ट रहेगा, विच इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। कुछ स्पेशल केसेस भी इसके बाद में हम देखने वाले हैं, पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। सो आपका यहां पर थॉट ये है कि अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मेन आइडिया क्या है वो भी यहां पर समझना जरूरी है, बिकॉज ये चीज हम आगे और भी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे कोनिक सेक्शंस के अंदर, है ना, जहां पे आप पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सभी में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। सो एक तरीके से यहां पर आपकी बिगिनिंग हो रही है ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के, ऐसा मान सकते हैं। सो हम यहां पर क्या बेसिकली करना चाहते हैं, हम यहां पे बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें अगर आपको सर्कल के ऊपर लाई करने वाला कोई पॉइंट कंसिडर करना है, देन आप यहां पे क्या करोगे, अल्फा बीटा मान सकते हो, x1 y1 मान सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब भी हम ये चीज करते हैं तो आपको यहां पे हमेशा ही ऐसा लगता है कि 2 अननोन है हमारे पास में, राइट। इसके कंपैरिजन में आप यहां पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में अगर किसी पॉइंट को अगर कंसीडर करोगे तो आपको लगेगा कि यार एक अननोन है सिंगल थीटा जो आप यहां पे फाइंड करना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के साथ में कैलकुलेशन करने का, दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड बहुत ही सिंपल सा थॉट है कि अगर मैं कोई भी एक पॉइंट सर्कल के ऊपर लेना चाहता हूं जिसकी इक्वेशन x² + y² = a² है, राइट। सो आप क्या करना चाहोगे, आप यहां पे ये बोलना चाहोगे कि यार ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये कितने एंगल पे बन रहा है, बस आप ये चीज नोटिस कर लो। अगर ये आपका बेसिकली एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रहा है, ठीक है ना, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मेरे पास में सर्कल अवेलेबल है तो रेडियस तो मेरे पास में होगा ही होगा। तो रेडियस की मदद से हम यहां पर क्या कर सकते हैं, a cos थीटा और a sin थीटा की मदद से जो x डिस्टेंस है और जो y डिस्टेंस है जो बेसिकली इस p पॉइंट को डिफाइन कर रहा है उसको हम लिख सकते हैं, राइट। सो आपका यहां पर जो x का वैल्यू है वो किसके बराबर आ जा रहा है, ये a cos थीटा के बराबर आ जाएगा, और जो आपका y का वैल्यू है वो a sin थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यही आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, a cos थीटा, a sin थीटा, ये आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है। इस तरह से अगर आपने लिखा हुआ है तो इसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं सर्कल की, ऑलराइट, क्योंकि हमने इक्वल टू के साइन के साथ में यहां पर लिखा है। लेकिन अगर मैं यहां पर इसी को ऐसे लिख लेता हूं कि p पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं इसको a cos थीटा, a sin थीटा लिख सकता हूं। सो दिस बेसिकली बिकम्स योर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये हमारा मेन आइडिया है। अब यहां पर देखो हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया है, लेकिन यहां पे 2 चीजें अलग अलग नहीं नजर आ रही है। ये तो हमें पता ही होगा सर्कल की इक्वेशन दी है तो थीटा ही तो एक अननोन है जो आपको फाइंड करना है, राइट। सो एनी पॉइंट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ a cos थीटा, a sin थीटा। बस यहां पर यह जरूर हो सकता है कि आपके पास बेसिकली जो सर्कल है वो यहां पे h, के सेंटर वाला सर्कल है ना। तो अगर आपका सेंटर यहां पे शिफ्ट हो गया है तो उसके हिसाब से आप यहां पे पैरामीटर कोऑर्डिनेट के अंदर क्या चेंज नोटिस करोगे वो बस यहां पे देख लो। सो यहां पे एक्सपेक्टेड है कि आप नोटिस ऐसा कुछ करो कि अगर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉप करता हूं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, तो क्या हम यहां पे नोटिस कर पा रहे हैं कि फिर से बस एंगल थीटा की ही रिक्वायरमेंट है। अगर यहां पे ये एंगल थीटा में अच्छी तरीके से नोटिस करूं इस ट्राइंगल के अंदर जहां पे मैंने यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस बना लिए हैं, ठीक है ना। सो ये जो आपका डिस्टेंस है ये अभी भी a cos थीटा है और ये जो डिस्टेंस है अभी भी a sin थीटा है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब कोऑर्डिनेट्स की मदद से अगर आप यहां पर देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, है ना आपके इसमें, क्योंकि ये जो आपका वर्टिकल लाइन है ये x
वाला वर्टिकल लाइन है तो ये x, 0 है, एंड ये जो आपका वर्टिकल लाइन है ये h, 0 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना आ जाएगा, x माइनस h के बराबर आ जाएगा। और वैसे ही ये जो डिस्टेंस है अगर आप देखते हो तो यहां से यहां तक की हाइट आपकी k के बराबर है, टोटल हाइट आपकी y के बराबर है, तो ये हाइट आपकी y माइनस k के साथ में मैच हो रही है, ठीक है ना। सो आपको बेसिकली जो a cos थीटा और a sin थीटा दिखाई दे रहे हैं वो यहां पे अब डायरेक्टली x और y के वैल्यूज नहीं है, ठीक है ना, वो क्या है, x माइनस h एंड y माइनस k के वैल्यूज है, ठीक है ना। तो y माइनस k का वैल्यू कितना हो जाएगा, a sin थीटा के बराबर, एंड x माइनस h का वैल्यू हो जाएगा a cos थीटा के बराबर। तो ये फिर से क्या आ गया, आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया है एक तरीके से, है ना, क्योंकि इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा है। बट अगर आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो इन द सेंस कि आप p का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा h प्लस a cos थीटा एंड यहां पे k प्लस a sin थीटा, ठीक है ना। तो मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट तक तो आपको जाना ही है, एंड देन वहां से आपको आगे पीछे होना है, आप ऐसा समझ सकते हैं। सेंटर क्योंकि यहां पर h, k है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट तक तो आपको जाना ही है, पहले तो वो लिख लो, ठीक है ना, h तक तो चले ही गए, फिर a cos थीटा की मदद से आपको किधर और ऊपर नीचे जाना है वो आप यहां पे डिसाइड कर रहे हो, ठीक है ना। सो a cos थीटा, a sin थीटा बेसिकली सेंटर के साथ में फिर यहां पे फर्दर वेरिएशन आगे आपको करने का सजेस्ट करता है। ऑलराइट, सो ये क्या हो गया आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जब आपका सेंटर h, k पे है। ऑलराइट, सो इसी चीज को एक बार जो है हम अप्लाई करके देखते हैं इस थॉट को। जब हम आगे चल के अपने टेंजेंट की इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे, है ना, नॉर्मल की इक्वेशन तो हालांकि यहां पर ज्यादा बनती नहीं, लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन मोस्टली हम डिस्कस जब करते हैं तो वहां पे फिर से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एंड पैरामीटर की इक्वेशन का वहां पे इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो वहां पे थीटा आपको फिर से देखने के लिए मिलने वाला है। सो बेटर है कि हम यहां पर एटलीस्ट एक बेसिक क्वेश्चन यहां पे करें जहां पे पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको निकाल के बतानी है, ठीक है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां पर आपसे पूछी है, ठीक है ना। सो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में और पैरामेट्रिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है ना। अगर आपने समथिंग कॉमा समथिंग किया है तो कोऑर्डिनेट है, लेकिन इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा है तो आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन है, राइट। सो यहां पर ये बोल रहा है कि इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन मुझे निकाल के बतानी है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो हम जानते हैं कि हमारा जो ये सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन तो नहीं है, तो हम तो पहले सेंटर ही निकाल लेते हैं। सेंटर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहां पर हमने क्या डिसाइड किया है कि यार बस -2 से डिवाइड ही तो करना है, तो अगर x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करूंगा तो -3 आएगा, y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यहां पर बेसिकली सेंटर आ गया। नेक्स्ट मतलब यही आपके h और k के वैल्यूज हैं। नेक्स्ट हमें यहां पे रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, माइनस कॉन्स्टेंट मतलब माइनस ऑफ -12, तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये आ जाएगा आपका टोटल 5 के बराबर, क्योंकि 25 बन रहा है। सो रेडियस आपके पास में आ चुका है, मतलब आपको यहाँ पे a पता है और आपका सेंटर आ चुका है h, k, मतलब आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी हैं। अच्छा यहां पर डालेंगे एक्चुअली, तो आपको यहां पर जो इक्वेशन यहां पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कि x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा, है ना। ऐसा आपका यहां पर वैल्यू बनने वाला है, राइट। बस इसी को आपको यहां पर जो है अप्लाई कर देना है, तो ये आपका आंसर है। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, h मतलब आ गया -3 एंड देन a मतलब आ गया 5, साथ में आ गया cos थीटा एंड देन y की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहता हूं तो यहां पे आ गया है 2, उसके साथ में आ गया है 5 एंड देन sin थीटा, ठीक है। इसको हम कहेंगे इसी सर्कल का क्या है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। जो गिवन सर्कल है वो जनरल फॉर्मेट में है, आपने पैरामेट्रिक इक्वेशन अब उसी सर्कल का लिख दिया है, ठीक है ना। सो ये भी क्या है, वन ऑफ द फॉर्मेट्स है इक्वेशन ऑफ सर्कल का। ऑलराइट, चलिए, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम स्पेशल केसेस, ठीक है ना। स्पेशल केसेस आपके पास में यहां पर बच्चों इसलिए डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि यहां पर हम अलग से कोई इक्वेशन तो आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन सिनेरियोज अगर आप यहां पे थ्योरी में अलग से देख लेते हो तो क्वेश्चंस में जब ये जनरेट होंगे तो आपको पता रहेगा कि हाउ टू बेसिकली कंसिडर द वेरिएबल्स, ताकि आप कम वेरिएबल यहां पर कंसिडर करें, कम अननोन्स कहना चाहिए, कम अननोन्स कंसिडर करें ताकि आपको इक्वेशन सॉल्विंग में सपोर्ट मिले, ठीक है ना। जैसे ये अपनी जो कंडीशन है जहां पे हम बेसिकली एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालना चाहते हैं जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सो एक्स एक्सिस को अगर कोई सर्कल टच कर रहा है और उसका सेंटर अगर h, k आपको पता है, राइट। सो रेडियस r अलग से मत मानो, है ना। यहां पर ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है ये इस तरह से आपको समझना है कि यार फिगर देख के हम यहां पे रादर देन हैविंग r एज द एडिशनल वेरिएबल, क्या हम यहां पे कुछ दूसरा क्वांटिटी डायरेक्टली मान सकते हैं क्या, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहां पर डिस्कशन को याद रखना है। तो अगर h, k आपका सेंटर है तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि अगर x एक्सिस को ये टच कर ही रहा है, ठीक है ना, तो यार ये टच करने वाला जो पॉइंट है वो तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करने वाला ही पॉइंट है ना। फिर सेंटर के लिए आप जब पहुंच रहे थे
जब आप सेंटर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो आपने यहां पे जो के डिस्टेंस ट्रैवल किया था तो आपने रेडियस के बराबर तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये रेडियस के बराबर ही तो ट्रैवल किया है, ठीक है ना। बस यहां पे इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हो आप, यहां पे रादर देन हैविंग डायरेक्टली के आप यहां पे मॉड ऑफ के लिख सकते हो। वाई मॉड ऑफ के? क्योंकि आपके यहां पर ये जो सिचुएशन है वेयर द सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस, ये इस तरह से भी जनरेट किया जा सकता है कि वो सर्कल एक्चुअली कहां है, वो सर्कल एक्चुअली नीचे है ना। ऐसा भी हम यहां पे एक्चुअली अपना फिगर बना सकते हैं कि सर्कल कहां पर है हमारा, नीचे कहीं ना कहीं आ रहा है। ऑलराइट, सो लेट अस डू दैट, यहां पर ऐसा करते हैं, ऐसा वाला फिगर कहीं ना कहीं बना लेते हैं। ऑलराइट, चलिए, सो आपके उसमें यहां पे अगर ऐसा सर्कल अगर बन रहा है ना, और इसका सेंटर अगर मैंने यहां पर क्या कंसीडर किया है, इसका सेंटर अगर मैंने यहां पे h, k कंसीडर किया है, राइट। सो इस बार फिर से आप ये नोटिस करोगे कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, आपने वापस जो एक्स एक्सिस वाला लोकेशन है वहां से डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया है वो तो एक्चुअली के के बराबर ही ट्रैवल किया है, लेकिन जो के का कोऑर्डिनेट यहां पे लिखा हुआ है वो खुद अपने आप में नेगेटिव होगा। जैसे यहां पे 2,3 -3 होगा, है ना, जो भी होगा यहां पर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपका के का वैल्यू नेगेटिव होगा। सो रेडियस को हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहां पर हम क्या बोलते हैं कि रेडियस अगर आपको कंसिडर करना है तो आप मॉड ऑफ के कंसिडर कर सकते हो। कितना कर सकते हो, मॉड ऑफ के रेडियस आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आपको यहां पर बेसिकली चीजें सोचनी है। ऐसे हम यहां पे सेकंड केस कंसिडर करते हैं। तो अब सेकंड केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास में वैसा ही एक सिनेरियो है जहां पर हम वाई एक्सिस के साथ में अगर सर्कल टच कर रहा है तो सिचुएशन को एड्रेस करना चाहते हैं। तो अगेन यू नोटिस कि अगर आपका यहां पे सेंटर h, k अगर आप यहां पे ऑलरेडी जानते हैं, देन इन दैट केस आपका जो रेडियस है वो एक्चुअली कितना दूर है, क्योंकि ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो जितना आपका एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर का उतना ही आपके यहां पे रेडियस के बराबर वैल्यू निकल कर आएगा। बट देन अगेन जैसे कि हमने पिछले केस में डिस्कस किया था वैसे एक बार फिर से यहां पर डिस्कशन हम कर सकते हैं कि यार आपका सर्कल जो है वो अगर वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर आपका सर्कल वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या होगा, उस केस में फिर आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो नेगेटिव होगा। सो हम यहां पे एग्जैक्टली जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको तो यहां पे रेडियस नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है एग्जैक्टली उतना ही आपका यहां पे रेडियस डेफिनेटली बनने वाला है, ठीक है ना। तो आपका यहां पर जो सेंटर है अगर आप यहां पे इसको h, k से डिनोट कर रहे हैं देन द रेडियस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू h, इट इज बेसिकली इक्वल टू मॉड ऑफ h। ऑलराइट, सो इस तरह से हम यहां पर अपना काम चला सकते हैं। एंड लेकिन एटलीस्ट यहां पे अच्छी बात क्या हुई कि हमने यहां पे एक तीसरा अननोन r इंट्रोड्यूस नहीं किया है। h और k अगर हमें यहां पे मिल जाते हैं तो उसकी मदद से हमें यहां पे अब रेडियस भी मिल जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग दीज डिस्कशंस दैट आर बीइंग डन इन थ्योरी, कि आप यहां पे क्वेश्चन में इस तरह से आगे प्रोसीड करना चाहोगे। नाउ अनदर सिनेरियो इज कि आपका यहां पे जो सर्कल है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अगर सर्कल दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है तो यहां पर बेटर होता है कि हम रेडियस r एक्चुअली कंसीडर करें, ठीक है ना। अगर आपने रेडियस r कंसीडर कर लिया है रादर देन h, k एज द सेंटर, तो इसमें बेनिफिट क्या है कि अगर दोनों एक्सिस को टच करने वाला आपका सिचुएशन है तो एक सिंगल अननोन r भी सफिशिएंट है। आप इसी की मदद से सेंटर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये आपका सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है देन इन दैट केस आपको जो सेंटर आएगा वो r, पे ही चला जाएगा। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सर्कल कहां पर है, आपने क्या सोचना चाहिए, आपने सोचना चाहिए कि यार आपका जो बेसिकली कोऑर्डिनेट है सेंटर का वो r के रिस्पेक्ट में कैसा लिखा जाएगा, राइट। सो एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि यार ये दोनों टच तो कर रहे हैं, ठीक है ना, आपका जो सर्कल है ये दोनों एक्सिस को टच तो कर रहा है लेकिन इस बार ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहां पर भी हम रेडियस तो मान ही सकते हैं, रेडियस r मानने में हमें प्रॉब्लम नहीं, दैट हैज टू बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन जो आपका सेंटर लिखा जाएगा क्या वो r, लिखा जाएगा, नहीं, उस केस में आपका जो सेंटर है वो कितना लिखा जाएगा, -r, लिखा जाएगा, ठीक है ना। सो आप कंडीशन थोड़ा सा ध्यान रखो कि सर्कल यहां पर क्या है, दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है, इस तरह का आपका यहां पर कंडीशन है, ठीक है ना। दोनों ही एक्सिस को अगर टच करने वाला कंडीशन आपको नजर आ रहा है देन इन दैट केस आप सेंटर के कोऑर्डिनेट डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द सर्कल अपने जो है वैल्यूज की मदद से यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो अगेन आपका यहां पर जो है नंबर ऑफ अननोन्स कम से कम लेके आप कैसे अपने क्वेश्चन को बिगिन कर सकते हो, दैट इज द मेन थॉट, राइट। अनदर सिचुएशन कैन बी कि बोल दिया कि यार आपका सर्कल जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये सिनेरियो तो काफी आसान है। आप यहां पर इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मान सकते हो और उसमें c का वैल्यू 0 मान सकते हो, ठीक है ना। मतलब आपका यहां पे इस तरह से अगर क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे x² + y² + 2gx + 2fy इक्वल टू 0, यहां पे c का वैल्यू 0 होगा, ये हम पहले से जानते हैं क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। सो c का वैल्यू हैज टू बी इक्वल टू 0, तो यहां से आप केवल 2 अननोन्स बेसिकली फाइंड करना चाहोगे रादर देन 3 जो कि आपके g और f के वैल्यूज हैं,
राइट। सो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, ये जो डिस्कशन है ये स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है इस तरह के क्वेश्चंस में। एंड देन कई बार आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई होती है, तो उस केस में तो आप डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रख सकते हो, जैसे कि हमने आज का जो पहला क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी लगभग ऐसा ही फिगर हमारा बना था, जहां पर हमारा 7 और 3 इंटरसेप्ट आया था, याद है। तो आप अगर ये कंडीशन पहले पढ़ लेते तो आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। इस तरह से आपका आंसर निकल कर आता है, क्योंकि अगर आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू पता है तो आप यहां पे डायमीटर फॉर्मेट अप्लाई करके डायरेक्टली अपनी सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो अपने आप में क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही हो गया, तो एक पर्टिकुलर सर्कल आ गया। यहां पर क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपके इसमें है तो अभी यहां पर हमें और चीजें चाहिए होंगी, कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड एफ। यहां पे आपको एक कंडीशन और चाहिए होगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। यहां पर आपको 2 कंडीशन चाहिए होंगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के, ठीक है ना। यूजुअली हमें 3 कंडीशंस चाहिए होती हैं। यूजुअली सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास में 3 कंडीशंस चाहिए होती हैं, जिसकी हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा भी था, है ना। क्योंकि हमारे पास में 3 अननोन्स होते हैं, तो 3 कंडीशंस अगर आती हैं तो 3 अननोन्स जी, एफ और सी हमारे फाइंड हो जाते हैं। स्पेशल केसेस में आपको यहां पे नंबर ऑफ कंडीशंस की कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने अननोन्स को भी कम कर लिया है, ठीक है ना। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया, एक बार क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दिस, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड टचिंग बोथ द एक्सिस इज व्हाट। अब यहां पे सबसे पहले तो हम यही नोटिस करेंगे कि देखो टचिंग बोथ द एक्सिस वाला सिनेरियो इन्होंने हमें दिया है, लेकिन ये भी दिया है कि सर्कल पास कहां से कर रहा है, 3,-6 से पास कर रहा है। सो 3,-6 कहां पे लाई करेगा, 3-6, मतलब ये आपके 4th क्वाड्रेंट में लाई करने वाला कहीं ना कहीं एक सर्कल हमें इमेजिन करना है, ठीक है ना, 3 और -6। ऑलराइट। सो आपका यहां पर जो बेसिकली फिगर है वो इस तरह से बन रहा है, जहां पर आपका एक सर्कल है जो 4th क्वाड्रेंट में अभी लाई कर रहा है, एंड आपका जो दोनों एक्सिस है उसको टच करने वाला सिनेरियो है, राइट। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सर्कल का अगर रेडियस में r के बराबर अज्यूम करता हूं तो इसका सेंटर कहां पर जाएगा, इसका सेंटर r, -r पे जाएगा, है ना। ये चीज हम फिगर के थ्रू नोटिस कर पा रहे हैं, r, -r। ऑलराइट, ठीक है। तो मैं यहां पर अब क्या कर रहा हूं, एक सिंगल इक्वेशन लिख रहा हूं सेंटर रेडियस फॉर्मेट में। वो क्या इक्वेशन आएगी आपकी, वो इक्वेशन आएगी x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। समझे ऐसा क्यों किया, सेंटर क्योंकि मुझे r और -r इस्तेमाल करना है, एंड रेडियस भी मुझे r के ही बराबर इस्तेमाल करना है। सो अब एक कंडीशन और मेरे पास में हो तो मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं, जो यहां पे क्वेश्चन में दी हुई है कि 3,-6 बेसिकली, है ना, इस सर्कल के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है। सो 3,-6 हम इसके अंदर बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। कितना है, 3,-6। डन। सो 3,-6 जैसे हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, 3 r का होल स्क्वायर एंड प्लस यहां पे -6 प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हमें मिल रहा है। ओपन करके कितना आ जाएगा, 9 - 6r प्लस r स्क्वायर एंड उसके साथ में 36 - 12r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मिल रहा है। तो यहां से r स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो रही है, r स्क्वायर माइनस 18r एंड प्लस 45 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस r - 3 इंटू r - 15 इज इक्वल टू 0, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट हम इसका मतलब 2 ऐसे सर्कल्स बना सकते हैं, नॉट जस्ट वन, हम 2 सर्कल बना सकते हैं। एक r = 3 के साथ भी अपना आंसर निकाल सकते हो, और r = 15 के साथ भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो बस एक बार r = 3 डालो, एक बार 15 डालो, आपके 2 आंसर्स आएंगे। चेक कर लो कि कौन सा वाला आंसर यहां पर है, दोनों है तो दोनों को टिक कर दो, कोई एक है तो किसी एक को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को यहां पे स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। सो हमारे यहां पर r = 3 के लिए डिस्कशन देख लेते हैं। r = 3 अगर मैं देखता हूं तो आपको यहां पर कितना आ जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर, उसके साथ में y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, है ना। सो इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास में x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आएगा, -6x आएगा, प्लस 6y आएगा, एंड एक 9 भी आने वाला है, ठीक है ना। तो -6 + 6 एंड 9, मतलब ए ऑप्शन तो यहां पर देखो आपका करेक्ट डेफिनेटली है, राइट। इसके अलावा अगर आप एक और यहां पे इक्वेशन निकालना चाहते हो तो 15 के साथ में आप अपना काम कर सकते हैं। सो यहां पे कितना आ जाएगा, x - 15 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा यहां पे y + 15 का होल स्क्वायर, एंड यहां पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर। सो अगर आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स देखेंगे तो यस 225 हमें नजर तो आ रहा है, आपका माइनस एंड प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपके इसमें एक्चुअली जो इक्वेशन बन रही है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30y, ऐसा इक्वेशन बनेगा। सो अगर आप नोटिस करेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा है, जहां पे x और y के साथ में -30 और +30 है। -15 और +15 यहां पे एक्चुअली गलत है ना, 6 तो बहुत ही गलत है। ये वाला ऑप्शन ठीक हो सकता था, लेकिन यहां पे साइन का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना। अगर ये -30x एंड +30y होता तो फिर हम यहां पे इसको एक्सेप्ट एक्चुअली कर सकते थे, लेकिन अभी यहां पे इसका मतलब एक ही ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट है।
होने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर दो आंसर्स एक्चुअली करेक्ट हो सकते थे। ठीक है, समझ गए यहां पर। तो जब भी आपके इसमें यहाँ कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन दी हुई होती है कि यार आपका एक्सिस को टच कर रहा है या दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, अभी जो हमने यहां पर आइडिया समझे हैं कि यार हम कैसे लीस्ट पॉसिबल अननोन्स इंट्रोड्यूस करके अपनी स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, वो यहां पर ध्यान रखना जरूरी है। लीस्ट अननोन्स कंसिडर करके आपको अपनी इक्वेशन लिखते आना चाहिए, ठीक है ना, ये हमारा मेन आइडिया होता है, राइट। चलिए, एंड बिफोर वी एंड अवर डिस्कशन इन दिस वीडियो, जल्दी से एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरसेप्ट की लेंथ का यहां पर हमारा फॉर्मुला क्या बनकर आता है। सो आप यहां पे नोटिस करोगे कि आपका जो सर्कल है वो एक्चुअली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर सकता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अगर इंटरसेप्ट करता है तो जितना लेंथ कट करता है उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितना लेंथ कट करेगा उसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, एंड वाई एक्सिस के ऊपर जो यहां पे लेंथ कट करेगा उसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे, ठीक है ना। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालने का यहां पर जो मेन आइडिया है वो काफी सिंपल है। आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे लिटरली दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके एक्स एक्सिस के ऊपर जो आएंगे, लेट से x1, 0 एंड x2, 0 है, तो आपके यहां पर जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, जिसको लिखते समय हम यहां पे मॉड के साथ में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का मॉड, राइट। सो ये चीज क्या है, अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप एक सिंपल सा काम करो। आपके पास में अगर ये इक्वेशन दी हुई है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो आप यहां पर y की वैल्यू 0 डाल दो। अगर आप y की वैल्यू 0 डाल दोगे तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करके आपके a और b के वैल्यूज तो आने चाहिए, ठीक है ना। सो आप अगर यहां पे y की वैल्यू 0 कंसीडर करते हो तो आपको मिलता क्या है, x² + 2gx एंड प्लस c = 0। तो यहां से आपके उसमें जो रूट्स आने वाले हैं वो x1 x2 रूट्स आने वाले हैं। हमें क्या चाहिए, हमें तो यहां पे x2 माइनस x1 चाहिए ना, x2 माइनस x1 का मॉड चाहिए, मतलब हमें यहां पे डिफरेंस ऑफ रूट्स चाहिए, राइट। डिफरेंस ऑफ रूट्स का यहां पर जो आइडिया है वो क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया अंडर के अंदर x1 + x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, ऐसा कर ले, राइट। सो आपको यहां पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आपको यहां पे नजर आ ही रहा है ना ऑलरेडी। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा आपका यहां पे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स का वैल्यू कितना है, 2g के बराबर है, सॉरी माइनस 2g के बराबर है, इसका स्क्वायर करते हैं, एंड देन आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू कितना है, c के बराबर है, राइट। तो यहां से 4g² बनेगा, यहां से आपका -4c बन रहा है, 4 कॉमन आएगा बाहर तो वो बन जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 अंडर के अंदर g² - c, ठीक है ना। सो इस चीज को हम याद रखेंगे एज द इंटरसेप्ट लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली आप यहां देख सकते हैं कि वैसे ही एक फॉर्मूला हम वाई इंटरसेप्ट के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं बाय टेकिंग x = 0, ठीक है ना। तो आप करके देखना, बिल्कुल सिमिलर से यहां पर कैलकुलेशन आएगा एंड आपको यहां पे 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर f² - c फॉर्मूला मिलने वाला है, ठीक है ना। ऑल्दो फॉर्मूला एग्जिस्ट एंड वी यूज दिस फॉर्मूला मेनी टाइम्स ऑल्सो, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में आप अगर इसको ज्योमेट्रिकली यूज कर पाओ इस फिगर को कि इंटरसेप्ट बन रहा है, तो आई वुड प्रीफर दैट अप्रोच एज कंपेयर टू डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मुलेस, ठीक है ना। क्या कहना चाहता हूं क्वेश्चन के साथ में बताता हूं, लेकिन अभी के लिए फॉर्मुलेस तो डेफिनेटली तब भी हम याद रखना ही चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जिसके अंदर हम फॉर्मुला यूज करना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, कहां से आया फॉर्मुला, क्लियर हो गया है। इंटरसेप्ट किस चीज को कहते हैं वो क्लियर हो गया है ना। एक्स इंटरसेप्ट आपके एक्स एक्सिस पे बनेगा ऑब्वियसली, वाई इंटरसेप्ट आपके वाई एक्सिस पे बनेगा। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंटली यहां पर ये पता होना चाहिए कि हर बार इंटरसेप्ट बने जरूरी नहीं है, राइट। आपका इंटरसेप्ट का लेंथ बेसिकली 0 भी हो सकता है, राइट, अगर ये टच कर रहा है तो। और इंटरसेप्ट का लेंथ कैलकुलेट करते समय अगर आपको अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी मिल जाती है, मतलब तो इसका बेसिकली दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। मतलब एक ऐसा सर्कल अगर आपके पास में आता है जो बेसिकली वाई इंटरसेप्ट तो क्रिएट कर रहा है लेकिन एक्स से बहुत दूर है, तो ये आप सॉल्व करते समय कैसे रियलाइज करोगे इस बात को कि आप जब अंडर रूट के अंदर g² - c सॉल्व करोगे तो यहां पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू आगे मतलब ऐसा हवा में है ये सर्कल, एक्स एक्सिस के ऊपर है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अगर ये एग्जैक्टली टच कर रहा है तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी g² - c की, ऑलराइट। सो ये अगर आप यहां पे बात ध्यान रखते हैं, है ना, तो आप इस तरह का क्वेश्चन अब यहां पे एक बार टारगेट करो। एक अप्रोच मैं आपको यहां पर पहले बताता हूं जिसके अंदर फॉर्मुलेस यूज होंगे, फिर हम यहां पे इसको फिगर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको भी यहां पर रियलाइज होगा कि कौन सा अप्रोच है ना बेटर फील कर रहा है। सवाल में देखो क्या दिया है, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम ओरिजिन एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2√7 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट लेंथ कितना है, 2√7 के बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो आपका यहां पर जो सर्कल आएगा उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पे एक तो जनरल इक्वेशन मान सकते हैं, दैट इज द मेथड जो मैं केवल ओरली आपको बता रहा हूं, आप ट्राई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। आप पहले यहां पर बोल सकते हो कि वाई इंटरसेप्ट तो दिया हुआ है, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ f² - c एक जनरल सर्कल मान लो।
आपका टारगेट है कि 3 इक्वेशन आनी चाहिए आपके पास में, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो जी एफ और सी कैलकुलेट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। सो आपको वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है तो यहां से एफ और सी में एक इक्वेशन आ जाएगी, राइट। सेकंड, आपको एक्चुअली एक्स इंटरसेप्ट का भी वैल्यू एक तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि ये टच कर रहा है ना। अगर ये टच कर रहा है इसका मतलब इंटरसेप्ट जस्ट 0 हुआ है, इंटरसेप्ट जस्ट 0 हुआ है, ठीक है ना। मतलब क्या है, आप जब इस फॉर्मूले को यहां पे इस्तेमाल करोगे तो आप इक्वल टू 0 कर सकते हो, ठीक है ना। सो टचिंग वाला जो सिनेरियो है वो एक्चुअली इंटरसेप्ट 0 वाला सिनेरियो है, ठीक है ना। तो आपको यहां पर क्या करते आएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू सी करके एक और इक्वेशन बनाते आएगी, जहां पे जी और सी में दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। एंड तीसरी इक्वेशन आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि बोल रहे हैं कि यार ये बेसिकली 3 डिस्टेंस पे टच कर रहा है, इसका मतलब 3,0 से पास करेगा। आपका जो सर्कल है वो 3,0 से पास करेगा, तो आप अपनी सर्कल की इक्वेशन में 3,0 सब्स्टिट्यूट कर देना, तो तीसरी इक्वेशन आ गई। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। प्रोसेस समझ में आ गया। एक वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है तो वहां से इक्वेशन आ गई, एक्स इंटरसेप्ट को 0 कर दिया, वहां से इक्वेशन आ गई, एंड 3,0 हमने सर्कल पे डाल दिया तो तीसरी इक्वेशन आ गई। इनको आप आपस में आप सॉल्व करो और अपना जीएफसी निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका लेकिन मैं डिस्कस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि आपके उसमें अगर इस तरह का फिगर अगर बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या यहां पर नोटिस कर सकते हैं, हम नोटिस कर सकते हैं कि यार देखो आपका ये जो कॉर्ड है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा और यहां से जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां से जो परपेंडिकुलर जाएगा, इनका जो इंटरसेक्शन है वही तो आपका सेंटर होना चाहिए, राइट। तो सेंटर हैज टू बी समवेयर हियर। अब आपने क्योंकि टच यहां पे 3 के डिस्टेंस पे किया है, मतलब ये डिस्टेंस भी आपका 3 आएगा क्योंकि आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही अपना आना जाना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 3 के बराबर अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो आपका सेंटर इसका मतलब 3, समथिंग होना चाहिए। 3, समथिंग कितना होना चाहिए, जो आपका रेडियस का वैल्यू है अगर आप r के बराबर लेते हैं, रेडियस का वैल्यू अगर आप r के बराबर लेते हैं, ठीक है ना, तो 3, r ही तो आपका यहां पर क्या होना चाहिए, 3, r ही आपका यहां पर सेंटर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा 3, r अगर आपके यहां पर सेंटर है तो अब आप यहां पर मुझे बताओ कि हम और क्या कर सकते हैं। हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू पता है। अब अगर आप सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हो, ठीक है ना, ए बी के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है, तो जो आपको यहां पे एम मिड पॉइंट मिल रहा है, मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉप का फुट मिल रहा है वो मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ये हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि मिड पॉइंट होगा। मतलब रादर देन हैविंग 2√7, ये मेरे लिए √7 वाला इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों हो गया है, क्योंकि अब मैं अगर लेटर से ज्वाइन करता हूं इस चीज को, अगर सेंटर को ए से ज्वाइन करता हूं तो ये डिस्टेंस भी तो आर के बराबर ही होना चाहिए कि नहीं, ये डिस्टेंस आर के बराबर क्यों होना चाहिए, ये भी तो रेडियस ही है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक आ गए हैं, तो यहां से डायरेक्टली आपको आर दिख रहा है, कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 4 के बराबर आपका आर का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो ये यहां पर बेनिफिट है कि आर स्क्वायर कितना आ गया इस क्वेश्चन में, आपका जो आर स्क्वायर है वो बेसिकली √7 का स्क्वायर एंड देन 3 का स्क्वायर, मतलब यहां पे आपके आर की वैल्यू 4 के बराबर आ चुकी है। आर का वैल्यू आपका 4 आ चुका है, मतलब यहां पे आपका सेंटर पता चल गया है, रेडियस आपको पता चल गया, तो आप यहां पे सर्कल की इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो, है कि नहीं। तो आपका आंसर आ जाएगा। बस अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखना है कि आप यहां पे जिस तरह से अभी फिगर के साथ में स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो इन्होंने कहा है कि हम कितने डिस्टेंस पे टच कर रहे हैं, हम बेसिकली 3 डिस्टेंस पे टच कर रहे हैं। लेकिन 3 डिस्टेंस पे अगर आप टच कर रहे हो, 3 डिस्टेंस पे अगर आप यहां पे टच कर रहे हो, तो यार वो तो इस तरफ भी हो सकता था ना, और इनफैक्ट नीचे भी हो सकता था, क्योंकि नीचे क्या हो सकता था, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट पे केवल लेंथ बताइए हमें कि 2√7 के बराबर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बना है ये तो नहीं बोला है, मतलब इंटरसेप्ट तो आपका नीचे भी बन सकता है। तो वी शुड बी रेडी फॉर द सेंटर टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 अलग अलग आंसर्स यहां पर आपके आ सकते हैं। रेडियस का लेकिन वैल्यू यहां पे फिक्स है, रेडियस का वैल्यू आपके यहां पे किसी भी क्वाड्रेंट में आपका सेंटर चला जाए कितना आएगा, 4 के बराबर ही आपका आर का वैल्यू आने वाला है, ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल आप यहां पर यह बोल सकते हैं कि सेंटर जो है ये प्लस या -3 एंड प्लस या -4, आप जो भी कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो ले सकते हो, समझे। तो यहां पे एक्चुअली 4 आंसर्स आ सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 पॉसिबल आंसर्स आ रहे थे, या सॉरी 2 पॉसिबल आंसर्स आ रहे थे, ठीक है ना, ये भी आंसर हो सकता था, ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन इन दो में से एक ही आंसर अवेलेबल था तो हमने एक ही को टिक किया था, ठीक है ना। वैसे ही यहां पे आपके 4 आंसर्स आ सकते हैं, ये आपको एक्चुअली नोटिस करना है एंड देन अपना वैल्यू लिखना है कुछ इस तरीके से कि अगर आप इक्वेशन फाइनली लिखते हो सर्कल की तो कितना आ जाएगा, एक्स के साथ में सेंटर की वैल्यू प्लस और -3 दोनों हो सकती है ना, तो यहां पे प्लस -3 लिख लो। रेडियस आपने आर वैल्यू 4 के बराबर कैलकुलेट कर ली है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, +-4 आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू आपकी 4 के बराबर है, तो यहां पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप यहां पे ओपन करोगे तो आपके पास में क्या होगा, ओपन करोगे तो आपके इसमें x स्क्वायर बनेगा, y स्क्वायर बनेगा। अब ये प्लस या -6x दोनों आ सकता है, प्लस या -8y दोनों आ सकता है,
ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से लोकेशन पे सर्कल है उसकी बात कर रहे हो, ठीक है ना। एंड उसके साथ साथ 9 यहां से आएगा, यहां से 16 आएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, सो +9 आपका बचने वाला है, ठीक है ना। सो फाइनली आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि यहां पे 4 इक्वेशंस अवेलेबल हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। यहां पे आप चारों ही कॉम्बिनेशंस कंसीडर कर सकते हो, चारों से ही आपके यहां पर एक्सेप्टेबल इक्वेशंस बन रही हैं, ठीक है ना। लेकिन अब अगर आप क्वेश्चन में नोटिस करते हो तो क्वेश्चन में आपको क्या नजर आएगा, क्वेश्चन में आपको नजर आएगा कि यार 2 ही अवेलेबल है, ठीक है ना। मतलब यहां पे माइनस प्लस अवेलेबल है और माइनस माइनस अवेलेबल है, प्लस प्लस अवेलेबल नहीं कराया गया है, 7 तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, आपके दोनों ऑप्शंस गलत हैं। एंड देन प्लस माइनस भी अवेलेबल नहीं कराया गया है, दैट्स ओके। हमें यहां पे पता है 4 आंसर्स आने वाले हैं, लेकिन उसमें से 2 यहां पर अवेलेबल है, तो हमने 2 को ही टिक किया है, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ गई बात। पहला वाला अप्रोच भी आप यहां पे अप्लाई करके देखना, दैट इज ऑल्सो वेरी डिसेंट आइडिया। ऐसा नहीं कि हम उसको बिल्कुल ही मना कर रहे हैं, बट दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। यहां पर देखो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स, इक्वेशन सॉल्विंग वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ा ना यहां पर आपको। अदरवाइज आपको 3 इक्वेशन बना के 3 वेरिएबल के लिए अगर सॉल्व करना है, जो इसके पहले वाली अप्रोच हमने डिस्कस करी थी, जहां पे लिटरली हम फॉर्मुलेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट दिस इज डेफिनेटली अ सुपीरियर अप्रोच, जहां पर हमने फिगर के अंदर ही चीजें सारी नोटिस कर ली हैं, ठीक है ना। और फर्दर नोटिस करने वाली बात ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट थी यहां पर कि आपको क्या कंसिडर करना है, चारों ही क्वाड्रेंट्स में सर्कल आ सकता है, इस बात को कंसिडर करना है, ठीक है। चलिए, सो विद दैट आई गेस वी आर डन विद आवर डिस्कशन। द फर्स्ट वीडियो ऑफ सर्कल्स इज डन, जहां पर हमने अपने बेसिक सर्कल की इक्वेशंस का डिस्कशन कर लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर जो एड ऑन फीचर्स हैं, इंटरसेप्ट जैसे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी विल टेक दिस फॉरवर्ड एंड हम यहाँ पे पॉइंट लाइन जब यहाँ पे साथ में सर्कल के साथ में इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या क्या सिचुएशंस बनती हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस कि अगर 2 सर्कल साथ में आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, जैसे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल, रेडिकल एक्सिस बन सकती है। ये सारे टॉपिक्स भी धीरे धीरे आपको बताए जाएंगे। तो स्टे कंसिस्टेंट एंड प्रैक्टिस करते रहें। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।